हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमें स्टार्ट करना है एक न्यू टॉपिक और जेनेटिक्स के हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। अभी तक अगर मैं बात करूं तो हमने जेनेटिक्स में क्या क्या पढ़ लिया है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली, मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसके बाद हमने सारे एक्सेप्शन पढ़ लिए, जितने भी एक्सेप्शन थे मेंडल के लिए वो सारे एक्सेप्शंस हमने पढ़ लिए। अब हमें आज से स्टार्ट करना है सेक्स डिटर्मिनेशन एज वेल एज कुछ इंपॉर्टेंट जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, उनको हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्स डिटर्मिनेशन। नाउ सी, बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक कुछ बेसिक देखते हैं पहले। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अभी मैं यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम पे डिवाइड कर देती हूँ कि भाई कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ मल्टीसेल्युलर होते हैं। अगर मैं बात करूं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की, तो आपको पता उनमें कोई स्पेसिफिक सेक्स ही नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि भाई ये जो बैक्टीरिया है ये स्पेसिफिकली मेल बैक्टीरिया कहलाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता कि ये स्पेसिफिकली मेल बैक्टीरिया है, या हम ये भी नहीं कहते कि ये तो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ये फीमेल बैक्टीरिया है, ऐसा कुछ भी नहीं कहते हम। वी जस्ट से कि ये बैक्टीरिया, हम नहीं कहते ये मेल है कि फीमेल है, क्योंकि जनरली इनके अंदर कोई सेक्स होता भी नहीं है। ठीक है, अब सेकेंडरी लॉजिक लगाओ, पिलाई के बेसिस पे लगाओ, वो डिफरेंट चीजें, बट नॉर्मली इनका कोई सेक्स नहीं होता। अमीबा में हम नहीं बोलते कि ये फीमेल अमीबा है, ये मेल अमीबा है, क्योंकि जनरली ये क्या करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कर लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रो, जनरल, मैं बिल्कुल जनरल बातें कर रही हूँ। ठीक है, फिर इधर आओ मल्टी में। देखो, जहां मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात होती है वहां कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी के आते ही डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर आते ही हायरार्की बन जाती है। समझ रहे हो ना सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ। मैंने बोला कि जहां मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात होती है वहां पे ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी आने का मतलब डिवीजन ऑफ लेबर होना शुरू हो जाता है, सेल अपना अपना स्पेसिफिक काम करने लग जाती है एंड सो ऑन। अब हम आते हैं पर्टिकुलरली सेक्स, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म को, या हम बात करें कैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में मल्टी को हम बोलते हैं कि भाई ये मेल है, ये फीमेल है। तुम कुछ बेसिक पे कुछ बेसिस लेकर ही बोलते होंगे। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन में आप देख के बता देते हो कि भाई ये तो मेल है, ये फीमेल है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता हमें जनरली। इसका रीजन क्या है, क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है जिनके बेसिस पे तुम उन्हें मेल या फीमेल बताते हो। देखो, हमारा जनरल है कि भाई जो ह्यूमन मेल है एंड जो ह्यूमन फीमेल है उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है, देखो, सबसे पहला बाहर का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हम देखते हैं ना भाई, उनका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डिफरेंट होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों का डिफरेंट होता है। मेल में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दाढ़ी मूछें होती हैं, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड डेवलप्ड होते हैं, बॉडी फिजिक वाइज दोनों में डिफरेंस होता है, हाइट वाइज भी दोनों में बहुत सारा डिफरेंस होता है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि मेल या फीमेल ये है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि भाई हमें, मतलब सपोज करो मैं एक, सपोज तो क्या मैं हुई फीमेल, तो मेरे अंदर कैसे फीचर आए ये सारे, यानी कि कुछ तो चीज है ना जो मेरे अंदर कंट्रोल कर रही है कि मेरे अंदर फीमेल के कैरेक्टर ही है। कोई मेल है तो मेल के अंदर क्या ऐसी चीज है जो कैरेक्टर जो डिसाइड कर रही है कि भाई इस बंदे के अंदर यही कैरेक्टर आने चाहिए। सो डेफिनेटली वो जो कैरेक्टर कंट्रोल करने वाला काम है वो जीन्स का ही है। सो कैसे जीन्स में डिफरेंस आ जाता है, चलो वो देखते हैं। ये कहानी हम शुरू करते हैं एक सेल से, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल से। देखो भाई जेनेटिक्स है ना, तो मैक्सिमम जो कहानी है वो हमें यूं ही शुरू करनी पड़ेगी। अब ये क्या है, हमारा क्रोमेटिन थ्रेड ही बोल रही हूँ मैं, अभी तो क्रोमोसोम नहीं बोल रही। अभी क्या होता है, एक्चुअली में क्रोमेटिन थ्रेड क्रोमोसोम बनाते हैं, और ये कितने क्रोमोसोम बनाते हैं ह्यूमन के केस में, 46 क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है, मैं अभी ह्यूमन को डिस्कस कर रही हूँ, 46 क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, अब क्या ये 46 के 46 क्रोमोसोम ही हमारे अंदर डिफरेंट होते हैं। अगर कोई लड़का है तो क्या लड़के में सारे 46 अलग है, क्या लड़की में सारे ही 46 लड़की बनाने वाले फीचर लाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने इन 46 में से भी फर्दर देखा कि जो स्टार्टिंग के 44 होते हैं, राइट, स्टार्टिंग पर 44, इमेजिन करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ऐसे जमा दो टिल 45 एंड 46, ऐसे जमा दिए मैंने आपके क्रोमोसोम। ठीक है, सो 44 इज सेम
सेम का मतलब है चाहे तुम मेल हो चाहे तुम फीमेल हो, हम सब के अंदर स्टार्टिंग के 44 क्रोमोसोम एग्जैक्टली सेम है। यानी कि इन 44 क्रोमोसोम्स के पास जनरल बॉडी इंफॉर्मेशन है। जनरल बॉडी इंफॉर्मेशन समझते हो? बाल का कलर क्या होगा, आंखें कैसी होंगी, नाक कैसी होगी, हाइट कैसी होगी, बेसिक जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है उसकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो कौन कैरी करते हैं? ये 44 क्रोमोसोम। इतनी बात क्लियर है? सो ऐसे क्रोमोसोम्स जो आपके लिए सेम है, मेल एंड फीमेल के लिए सेम है, तो साइंटिस्ट ने बोला भाई इसका नाम ऑटोसोम्स रख दो, इन क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स कहेंगे। ठीक है, अगर यही चीज मैं पेयर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं पता है हम 46 को हमेशा 46 नहीं लिखते, कुछ जगहों पे हम लिख देते हैं वी आर हैविंग 23 पेयर्स, ऐसे भी चलता है भाई, दोनों का फैशन है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास 46 है, कुछ बोलते हैं नहीं हमारे पास तो 23 पेयर है। अगर तुम 23 पेयर के हिसाब से डालो तो 22 पेयर्स, स्टार्टिंग के 24 यानी कि 22 पेयर्स ऑटोसोम्स है। इतनी बात क्लियर है? अब क्या बचा? लास्ट के दो क्रोमोसोम 45 एंड 46। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये रहा आपका 45 एंड ये रहा आपका 46। ये हमारे अंदर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ये हम और तुम में डिफरेंस क्रिएट करते हैं कि भाई ये फीमेल बनने वाला है बच्चा और ये बच्चा मेल बनेगा। जो कैरेक्टर है वो कंट्रोल करेंगे 45 एंड 46। क्योंकि ये मेल एंड फीमेल में डिफरेंट होते हैं इसलिए इन्हें हमें एक और नाम दे देते हैं एलोसोम्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम? एलोसोम्स। और अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो इन्हें ही बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। दीज आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स और एलोसोम्स। इजी है, ठीक है। अब 45 और 46 होता क्या है भाई? देखो, अगर कोई इंसान फीमेल है तो उसके अंदर 45 एंड 46 XX होता है, और अगर ये कोई लड़का है ना, ये कोई लड़का है तो इसके अंदर होगा XNY। इतनी बात क्लियर है? इसी को अगर मैं पेयर में बोलूं तो भाई 23 पेयर में से 22 पेयर ऑटोसोम्स है, सो 1 पेयर यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में। ये लो 1 पेयर। सो ओनली दिस 1 पेयर, अगर मैं फाइनल बात करूं, सो ओनली दिस 1 पेयर डिसाइड कि हम मेल बनेंगे कि फीमेल बनेंगे। ठीक है, फिर आता है कि क्या जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में से, जैसे मैं बात करूं ह्यूमंस का, मैंने बता दिया तुमको, तो क्या ऐसा मुर्गियों के साथ भी होता है? क्या ऐसा गायों के साथ भी होता है? क्या ऐसा इंसेक्ट्स के साथ भी होता है? क्योंकि भाई इनमें भी सेक्स डिफाइंड है। हम बता देते हैं कि भाई ये डॉग है कि ये बिच है, हम बता देते हैं कि ये गाय है कि ये बैल है ना, बता सकते हैं हम। बर्ड्स में भी हमें पता होता है कि ये चिड़िया है कि चिड़ा है, ऐसे हम बता देते हैं। सो भाई उनके अंदर भी क्या इसी तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है? सो लेट्स सी, यही सारी कहानी हमें इस टॉपिक में देखनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये एक पिक्चर दे रखी है, अगर एनसीईआरटी कभी आप लोगों ने खोल के देखी हो, ये एनसीईआरटी की ही पिक्चर है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अपना ह्यूमंस वाला केस डिस्कस हो रखा है, XY एंड XX। तो बस आप इतना याद कर लो, इतना बात याद रखनी है अपन को। क्या? देखो ह्यूमंस की जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि ये एक लड़का है, उसकी टेस्टिस की बात चल रही है, और एक बंदी है, उसकी ओवरी की बात चल रही है। ठीक है, तुमको पता है यहाँ पे गैमेट्स बनने, तो गैमेट्स हमेशा कौन से प्रोसेस से बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। ठीक है, अभी ये जो बंदा है ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है? 44 प्लस XY। अभी मैंने तुमको बताया कि भाई टोटल 46 है, मैंने तुम्हें बताया किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। सो इट विल बी 44 प्लस XY, ऐसे ही लिख सकते हैं हम। इधर फीमेल के केस में हम क्या लिख सकते हैं? 44 प्लस XX, ये लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर डिप्लॉइड स्टेट है। अब मुझे इन्हीं के गैमेट बनाने, कुछ नहीं डिवाइड करना है, बस गैमेट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ डिवाइड करना होता है। 44 का आधा क्या होगा? एक जगह पे डाल दो 22, दूसरी जगह पे भी डाल दो 22। ये लो, ये मैं स्पर्म बना, अरे रुको थोड़ा छोटा बन गया, ये लो ये लो, ये 2 स्पर्म बनाने हैं हमें। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले तो 44 को डिवाइड कर दिया 22 एंड 22 में, आधा आधा हो गया। ठीक, X और Y है तो कुछ मत करो, एक गैमेट में X पहुंचा दो, ये लो, और एक गैमेट में Y पहुंचा दो। क्या हुआ? मेल ने गैमेट बनाए। देखो यहाँ तो मैं सिर्फ 2 बना रही हूँ, तुम्हें पता है एक बार में ही 200 से 300 मिलियन बनते हैं, बट जब जब गैमेट बनते हैं ये प्रोसीजर होता है गैमेट बनने का। समझ आई? तो ओवरऑल अब जब तुम देखोगे सो कंप्लीटली तुम समझ रहे हो कि अगर मैं मियोसिस करके सेल्स बनाऊं तो जितनी भी सेल्स बनेगी उनमें से 50% सेल ऐसी बनेगी, 50% सेल ऐसी बनेगी, ऐसा ही होने वाला है। सो ये वाली और ये वाली सेल में तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है X एंड Y का, क्योंकि मेल 2 अलग अलग फॉर्म के गैमेट बनाता है। 50% ये बनाता है
और 50% ये बनाता है, इसलिए मेल के गैमेट हीटेरोगैमेट होते हैं। क्या बोला मैंने? मेल के गैमेट हीटेरोगैमेट होते हैं। ठीक है, चलो अब इधर आओ फीमेल पे। फीमेल को भी डिवाइड करो, देखो क्या हुआ है। 44 प्लस XX है, अगर मैं डिवाइड करना शुरू करूं तो क्या होगा? 44 को पहले मैं 22 एक में डाल दो, एक एग में भी 22 डाल दो, ठीक है, प्लस प्लस डाल दो फिर। चलो XX है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक X को इधर पहुंचाओ, एक X को इधर पहुंचाओ। सो 22 प्लस X, 22 प्लस X। इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो दोनों ही सेम है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेल के कंपैरिजन में अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल 100% गैमेट हमेशा एक ही बनाएगी। एक का मतलब है एक जैसा ही बनाएगी। तो 2 लिखने की जगह आप इनफैक्ट 1 भी लिख सकते हो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज 2 आप लिख सकते हो कि जब जब फीमेल गैमेट बनाएगी 100% 22 प्लस X ही बनेगा। ठीक है, तो क्योंकि फीमेल एक जैसे ही बना रही है तो इसका गैमेट क्या होगा? होमोगैमेट। ठीक है, बस अब फाइनल हमें क्रॉस करके देख लेना है। पुन्नेट स्क्वायर बना लेते हैं। पुन्नेट स्क्वायर ये लो बन गया पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, फीमेल के कैरेक्टर यहाँ रखने, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, इधर रखो 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। ठीक है, क्रॉस करो, कितना इजी है क्रॉस करना। 22 और 22 प्लस होके कितने हो जाएंगे? 44 प्लस एक्स और एक्स इधर आ जाएगा, ये लो। ठीक है, फिर इधर करो 22 22 वही 44 प्लस एक्स और वाई आ जाएगा इधर। ठीक, इधर आ जाओ, ये अगेन 44 कर दो प्लस एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? सेम एक्स एक्स ही लिख दो, कुछ नहीं। फिर इधर वापस से वही 44 प्लस एक्स एंड वाई, ये आया टोटल। इसका कंक्लूजन निकलता है कि भाई ये जो अगर है, अगर जाइगोट ऐसा बनता है तो ये बच्चा एक गर्ल चाइल्ड होगा। ठीक है, सेम विद दिस, ये भी जाइगोट अगर बनता है तो ये बच्चा गर्ल चाइल्ड होगी। ठीक है, अगर ये जाइगोट बनते हैं, ये दोनों बनते हैं तो ये बच्चा बॉय चाइल्ड होगा। ठीक है, तो भाई इसमें कंट्रीब्यूशन किसका रहा? अगर मैं सेक्स डिटरमाइन करने की बात करूं तो फीमेल ने तो 100% सेम ही दिया है। फीमेल ने तो कुछ डिसाइड ही नहीं किया, कुछ भी आ जाओ मैं तो सेम ही रहने वाली हूँ। अल्टीमेटली फीमेल तो यही रही हमेशा। कुछ दिक्कत आई? नहीं, फीमेल ने तो कुछ किया ही नहीं। मेल के 2 टाइप के स्पर्म्स आ रहे हैं, एक 22 प्लस एक्स, एक 22 प्लस वाई। ये डिसाइड करेगा कि जो बच्चा है वो फीमेल बनने वाली है कि मेल। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इट इज मेल। अगर मेल का स्पर्म 22 प्लस एक्स जाके फ्यूज करा तो फीमेल बनेगी। अगर मेल के स्पर्म्स में से 22 प्लस एक्स जाके वाई जाके फ्यूज करा तो बॉय बनेगा। सो हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में, मेल यानी कि फादर डिसाइड करते हैं कि बच्चे का जो ओवरऑल सेक्स है वो क्या रहेगा, वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगी। ये कौन डिसाइड करता है ह्यूमंस में? फादर। ठीक है, सो इट इज द फादर हु डिसाइड्स ऑल दिस। क्लियर है, हमारा समझ आ गया। तो भाई हमारे जितने भी पुराने गांव के अजीब अजीब जगहों होती हैं जहाँ पे लगता है कि नहीं मेल चाइल्ड होना चाहिए, फीमेल नहीं होनी चाहिए, एंड दे ब्लेम द फीमेल कैंडिडेट फॉर दिस। सो आपके लिए आपको पता होना चाहिए, यू आर यूथ ऑफ इंडिया एंड यू शुड नो कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्क्रिमिनेट करना ही नहीं है किसी को। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट कि ये गर्ल चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है। सेकेंडली, क्योंकि तुम साइंस के बच्चे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई फादर डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई फीमेल का रोल ही नहीं है सेक्स डिटर्मिनेशन में। सो ऑल दिस विच एक्चुअली अब तो बहुत कम हो चुका है, बट फिर भी जहाँ जहाँ होता है उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये एक्चुअली में क्या है। एंड आफ्टर दैट ऑल वी ऑल आर सेम ओनली। ठीक है, चल आगे चलते हैं, अब हम दूसरे को डिस्कस करते हैं। तो ये तो रही भाई फीमेल। मेल हमारा ह्यूमन का हो गया। ठीक है, फीमेल मेल ह्यूमंस में कैसे बनती है हमने देख लिया। सिमिलरली ऐसा सा ही कुछ होता है ड्रोजोफिला में। ड्रोजोफिला एक इंसेक्ट है और उसके अंदर भी हमारे तरह ही होता है ड्रोजोफिला। ये जो डायग्राम है ड्रोजोफिला का है, इसमें भी वही है एक्स वाई एंड एक्स एक्स, वही है सेम। एक्स एक्स है तो फीमेल है, एक्स वाई है तो मेल है, और सेम तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, तीसरा देखो, ये मुर्गा मुर्गी वाला देखो। ठीक है, ये क्या है? बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो भाई बर्ड्स में ऐसा नहीं होता, बर्ड्स में उल्टा होता है। देखो हमारे ह्यूमंस में जो सेक्स है वो कौन डिटरमाइन कर रहे हैं? फादर। मेल कैंडिडेट डिसाइड कर रहा है कि भाई बच्चे का, डिसाइड तो क्या मतलब, मेल कैंडिडेट के गैमेट डिसाइड करते हैं कि बच्चा मेल है कि फीमेल है। ठीक है, बर्ड्स में ऐसा नहीं होता। बर्ड्स में
फीमेल डिसाइड करती है, यानी कि मदर डिसाइड करती है कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, बच्चा मेल होगा कि फीमेल चिड़िया होगी, फीमेल चिड़िया या मेल चिड़ा, ये कौन डिसाइड करेगा, माँ डिसाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल के गैमेट अलग अलग बनते, कैसे, अब देखो, हालांकि चाहते तो ये सिंपल कर सकते थे कि भाई ये और ये वही XX XY ले लेते, बट क्या होता है ना, अगर हम एक ही चीज को लेके चले ना XX XY तो शायद कंफ्यूजन हो जाता, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा अलग करने के लिए बर्ड्स के अंदर क्या कर दिया, बर्ड्स के अंदर उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया, ZZ ZW ये ले लिया। ठीक है, वही है सेम XX XY ही है, बट कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए इन्होंने ZZ ZW ले लिया। बस अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो ZZ है वो मेल है और ये जो डिफरेंट गैमेट बनाने वाले हैं ZW वो फीमेल है। ठीक है, तो जब फीमेल के गैमेट बनेंगे तो एक में Z होगा, एक में W होगा, मेल तो वही सेम बनाएगा, Z इधर भी Z, तो बस भाई मेल यहाँ पे जो है ओवरऑल सेक्स डिटरमाइन नहीं करता बेबी का, यहाँ पे जो भाई बच्चा होने वाला है वो चिड़िया बनेगी कि चिड़ा बनेगा वो मदर डिसाइड करेगी। क्लियर है टॉपिक, चलो आगे चलते हैं। एक और चीज अपन डिस्कस करेंगे, इंसेक्ट्स का केस। कुछ इंसेक्ट्स के अंदर जैसे ड्रोसोफिला तो अपने जैसे ही बन गया, कुछ इंसेक्ट्स आते हैं है ना, बटरफ्लाई वगैरह, उनके अंदर थोड़ा सा और डिफरेंट केस होता है, उनके मेल और मजेदार होते हैं। देखो जैसे सपोज करो तुम मानो ये मेल है, ठीक है, और इधर फीमेल है, फीमेल का वही है सेम XX अपनी तरह सेम, कोई दिक्कत नहीं, फीमेल वही है जो अपने चलता है ना XX फीमेल में, सेम में यहाँ पर भी फीमेल में XX ही है। यहाँ का मेल थोड़ा और मजेदार है, हमारे केस में जो मेल होता है वो क्या होता है XY, यहाँ का जो मेल है उसके पास X और एक क्रोमोसोम ही नहीं होता, तो इसको लिख देते हैं X0। मतलब क्या हुआ, जैसे अज्यूम करो कितने क्रोमोसोम ले रहे हैं अपन, इमेजिन करो अपन 20 क्रोमोसोम ले रहे हैं, हम मानते हैं कि किसी एक इंसेक्ट में हमारा कोई इमेजिनरी इंसेक्ट है जिसके 20 क्रोमोसोम है, तो भाई 20 क्रोमोसोम में से अगर तुम फीमेल में लाओगे, फीमेल में अगर लेकर आओ तो क्या होगा, वही सेम ऑटोसोम्स एलोसोम्स, तो आपको टोटल 18 तो अपने वही ऑटोसोम्स नॉर्मल वाले, और लास्ट वाला बन जाएगा XX। यही होगा फीमेल के केस में। मेल के केस में और भी मजेदार होगा, मेल जो होगा 18 तो वही सेम रखेगा जैसा फीमेल के पास है, प्लस X और एक क्रोमोसोम ही नहीं होगा, एक क्रोमोसोम नहीं होगा तो उसको जगह पे अपन लिख देते हैं 0। तो इस बेचारे के पास टोटल क्रोमोसोम ही कम होंगे, यानी कि अगर टोटल स्पीशीज में ओवरऑल उनकी स्पीशीज में अगर 20 क्रोमोसोम नंबर है तो जो मेल है उसके पास क्रोमोसोम ही कितने होंगे, 19, जस्ट एक कम है। समझ गए, तो इनका मेल तो और ही बेचारा है, उसके पास तो क्रोमोसोम ही कम है। समझ आई तुम्हें बात, क्रोमोसोम ही कम है बस, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इनका गैमेट कैसे बनेगा वो देखो तुम, देखो ये रहा मेल, मैंने क्या बताया कि अगर 20 क्रोमोसोम नंबर है तो 18 प्लस X0 है, ठीक है, यही है। अभी बाकी आगे वाले को भूल जाओ। और इधर फीमेल है, फीमेल तो अपनी तरह ही नॉर्मल है XX वाली, तो भाई अगर ये गैमेट बनाएगी तो एक गैमेट में X चला जाएगा, एक गैमेट में X चला जाएगा, ठीक है, ये वाला क्रॉस करके देखेंगे अपन। इनके केस में क्या होता है, इसको भूल जाओ अभी, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है अपन को। इधर आओ, एक में X चला जाएगा, एक जो स्पर्म बनेगा उसमें X चला जाएगा, एक में कुछ जाएगा ही नहीं, एक खाली चला जाएगा। समझ आई, मतलब ये इनका तो और ही मजाक हो रहा है, जोक हो गया। बेचारों के पास एक जो स्पर्म भेजते हैं ना उसमें कुछ होता ही नहीं है, कुछ सेक्स डिटर्मिनेशन कैरेक्टर ही नहीं होता। अब क्या होता है देखो, अगर तुम पुनेट स्क्वायर बनाओ ना तो बहुत ही मजेदार है। ये लो इनका पुनेट स्क्वायर, फीमेल का केस तो वही X और X डालो, मेल का केस क्या डालोगे X0। अब क्या होगा, ये देखो ये बन गया XX, यानी कि ये बच्चा क्या बनेगा, फीमेल इंसेक्ट बनेगा, फीमेल कॉकरोच ही बनेगा, है ना। और इधर डालो वापस XX, ये भी वही फीमेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोची, है ना। चलो इधर आओ, X0 इस बेचारे बंदे के पास क्रोमोसोम ही एक कम आया, तो इसके साथ तो और ही मजाक हो गया, बट दुख के साथ ये मेल बन गया, ठीक है। तो मेल का कैरेक्टर ये है कि जब जब एक क्रोमोसोम कम आएगा अपने आप ही उसके अंदर जादू होगा। जादू तो क्या है भाई, जीन ही नहीं है उसमें, असली में क्या है, जो एक और X क्रोमोसोम आ रहा है ना वो उसको फीमेल कैरेक्टरिस्टिक दे देता। अब जब वो एक आया ही नहीं तो फीमेल वाली चीजें होंगी ही नहीं, तो ऑटोमेटिक मेल बन जाएगा। समझ आ गई, चलो ये भी X0 क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। तो इनके साथ तो सबसे बड़ा जोक है। सो अल्टीमेटली अगर मैं सम अप करूं सेक्स डिटर्मिनेशन को, तो क्या हुआ है, ह्यूमन की जब हम बात कर रहे हैं, चाहे हम ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं,
ह्यूमन की या ड्रोसोफिला की। हमारे केस में जो मेल है इट विल बी XY और जो फीमेल है वो X। अरे तो बहुत ही गंदा बना है, रुको। जो फीमेल है वो XX है ना। चिड़ियाओं में थोड़ा डिफरेंट है, बर्ड्स में थोड़ा फीमेल डोमिनेंस है ना। देखते हो ना तुम, चिड़ा बेचारा साइड में है ना, वैसे भी डर के ही रहता है फीमेल से। वैसे जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर तुम नोटिस करो, एक एग्जांपल देती हूँ। मेल बड़ा सुंदर दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना। मेल जैसे पीकॉक है, मेल बहुत ही सुंदर दिखता है उनका। फीमेल नॉर्मल सी दिखती है क्योंकि वहां पे फीमेल डिसाइड करती है कौन सा मेल है ना। क्यों? क्योंकि भाई फीमेल जो है वो डिटरमाइन करती है, ठीक है। ऐसा तो मजाक है, बाकी सिर्फ समझाने के लिए बोला है कि तुमको ये याद रखना है कि बर्ड्स में उल्टा है, मेल जो है वो डेफिनेटली सेक्स डिटरमाइन नहीं करेगा, फीमेल डिटरमाइन करेगी। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे मेल जो है वो क्या बन गया ZZ और यहाँ फीमेल है जो वो ZW, ठीक है। ZW एक्चुअली मतलब Z नहीं बोलते, Z बोलते हैं। चलो इंसेक्ट्स के केस में और ही मजाक हो गया इन बेचारों के साथ। इनके पास एक क्रोमोसोम ही कम है, ठीक है। ये लो, एक क्रोमोसोम ही कम है, फीमेल वही नॉर्मल अपनी XX, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन समझ आ गया। सम अप करें इसको, चलो बस हो गया खत्म। आओ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये वही सेम बातें कर रहा, अपन ने समझ ली। चलो म्यूटेशन, आओ म्यूटेशन अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है और इसमें से अपन बिल्कुल जो मेन बातें हैं ना वो निकाल के पढ़ लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब म्यूटेशन होता क्या है। पहली बात तुमको पता है कि भाई हमारी सेल है, मतलब वापस सेल और न्यूक्लियस हमें वही बनाना है। न्यूक्लियस है और अंदर क्या है, क्रोमोसोम्स। ये क्रोमेटिन थ्रेड है बट तुम इमेजिन कर लो क्रोमोसोम। अब यू नो कि भाई हम तो ह्यूमन है, हम ह्यूमन है। हमारे ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल? ऐसे 46, खूब सारे। ऐसे टोटल अगर मैं क्रोमोसोम बनाऊं तो कितने होंगे टोटल? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अब तो तुम्हें रट गया होगा क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इन 46 क्रोमोसोम्स के पास कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये एक क्रोमोसोम मैंने निकाला तो भाई दिस क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ DNA एंड हिस्टोन प्रोटीन, यही होता है ना। ये तो रहा DNA और बीच बीच में क्या होते हैं, जोड़ने वाले प्रोटीन्स होते हैं ऐसे बीच बीच में, जिन्हें बोलते हैं प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। ये होता है DNA का बेसिक। अगर हम बात करें, पूरा DNA चल रहा है और बीच बीच में जोड़ने के लिए हिस्टोन प्रोटीन। इनफैक्ट अगर तुम इमेजिन करो तो हमारी बॉडी में रियलिटी में DNA कैसे जुड़ा हुआ होता है या कैसे पैक हो रखा होता है। एक DNA 2.2 मीटर है एक सेल का, है ना। तो पूरा जोड़ने के लिए जैसे अपन पतंग उड़ाने वाली गिड़गिड़ी यूज करते हैं ना, गिड़गिड़ी में क्या होता है, खूब लंबा सा धागा होता है, उसको अपन गिड़गिड़ी में लपेट लेते हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे चाहिए होता है अपन खोलते जाते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से ये हिस्टोन प्रोटीन भी करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन वैसी गिड़गिड़ियां बन जाते हैं और उसके ऊपर ये धागे जैसा DNA लिपटा हुआ होता है, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो प्रोटीन आया है, प्रोटीन इसलिए ही आया है ताकि तुम्हारा बड़ा सारा लंबा चौड़ा DNA छोटी सी स्पेस में आ जाए, ठीक है। चल आगे देखो, अब म्यूटेशन क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है कि भाई ये जो DNA है, DNA कुछ कोडिंग वोडिंग लेके बैठे। अभी तुमको DNA की कोडिंग जो है वो मैं आगे समझाऊंगी, बट स्टिल अभी तुम्हें पता है कि DNA के पास तुम्हारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। अब आओ म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन एक ऐसा अजीबोगरीब प्रोसेस है जो कि इस नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल सेल के क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ कर देता है। क्या करता है, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोली, म्यूटेशन की डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला म्यूटेशन एक ऐसा अजीबोगरीब प्रोसेस है जो कि इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कुछ बर्बादी कर देता है, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो थी उसमें कुछ चेंज ला देता है, उसमें कुछ चेंज ला देता है। अब उस चेंज का इफेक्ट क्या होगा वो हमें नहीं पता। वापस सुनो, जो मैंने डेफिनेशन बोली ध्यान से सुनो। म्यूटेशन क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कुछ चेंज ला देता है। अब वो चेंज कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, ये डिपेंड करता है। जैसे कि वायरस का एग्जांपल ले लो। अभी अपन सुन रहे हैं कि भाई कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन आ गया, म्यूटेशन होगी भैया उस वायरस में,
तो देखो म्यूटेशन वायरस को फायदा कर गया, वायरस ने और अडेप्टेशन बढ़ा ली अपनी, अब वायरस हमारे अंदर और अच्छी तरीके से धमाचौकड़ी मचा सकता है, तो वो म्यूटेशन वायरस को फायदा कर गया, ठीक है। म्यूटेशन कुछ कुछ फायदेमंद भी होते हैं, म्यूटेशन से ही तो धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है भाई, म्यूटेशन होता है, जरूरी है, म्यूटेशन होता है और जरूरी भी है, और यही एवोल्यूशन के लिए एक छोटी सी नींव बनता है। बट म्यूटेशन हमेशा अच्छा हो हमारे लिए ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। जैसे भाई इसका एक सबसे बढ़िया मजेदार मैंने एक एग्जाम्पल देखा था, उसके अंदर म्यूटेशन के लिए आया था कि क्या म्यूटेशन से ह्यूमंस के पंख आ सकते हैं, क्या म्यूटेशन से ह्यूमन के अंदर, मतलब पता नहीं क्या अंडरस्टैंड बातें हो रखी थी। सो म्यूटेशन, यू कैन नॉट कंट्रोल म्यूटेशन, पहली बात तो, ठीक है। और म्यूटेशन हमेशा फायदेमंद हो ऐसा भी नहीं हो सकता। तुम्हें एक बात जान के बहुत आश्चर्य होगा, म्यूटेशन के कारण ही लोगों को कैंसर हो जाता है। देखो एक तरफ वायरस तो मजे कर रहा है, वायरस तो भैया और धमाचौकड़ी मचा रहा है, और तुम अपन जैसे लोगों को तो कैंसर ही हो जाता है म्यूटेशन से। सो म्यूटेशन बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं, म्यूटेशन अच्छे भी हो सकते हैं, बट म्यूटेशन होते क्या है, म्यूटेशन वो सडन चेंजेस हैं जो किसी बंदे की जेनेटिक इंफॉर्मेशन में आ जाए, सो दे आर ऑलवेज सडन, ये याद रखना। म्यूटेशन कतई स्लो प्रोसेस नहीं होते। दो बातें आप याद रखेंगे कि भाई रुको, दो बातें याद रखनी है। एवोल्यूशन होता है ऑर्गेनिजम्स में, जितना भी हम लाइफ में आगे बढ़े हैं उसकी बेसिक नींव एवोल्यूशन ही है ना। तो एवोल्यूशन धीरे धीरे अगर हो रहा है, वेरिएशन के कारण होता है, तुमको पता है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वेरिएशन आते हैं, जनरेशन बाय जनरेशन चलते हैं और धीरे धीरे अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है, तो वेरिएशन के अंदर आता है। अभी सडन एकदम से दिक्कत आ जाए, सडन ही चेंज आ जाए तो म्यूटेशन कहलाता है। अब ये जो सडन चेंजेस होते हैं ना, ये कभी कभी तो बहुत ही कमाल कर देते हैं, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दिया कोरोना वायरस का म्यूटेटेड स्टेन। ऐसे बहुत सारे वायरस है ना जो म्यूटेशन कर लेते हैं, और तुमको पता है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई वायरस को तो बहुत ही मतलब वरदान है म्यूटेशन। वायरस सबसे जल्दी म्यूटेट करते हैं, दे हैव दी फास्टेस्ट एबिलिटी टू म्यूटेट, और कमाल की बात है आधे से ज़्यादा म्यूटेशन उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। हमारे लिए ऐसे नहीं होता, हमारे लिए बहुत सारे म्यूटेशन दुखदायक भी हो जाते हैं। जैसे कि तुम्हें एक एग्जांपल दूँ, रुको। एक तो कैंसर, तुमको पता ही है, कैंसर आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। कैंसर जो है मेजॉरिटी अगर हम देखें, कैंसर एक बहुत कॉमन बीमारी सी हो चुकी है, क्योंकि भाई म्यूटेशन आजकल होने लगा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में। हमारा खाना पीना बदल चुका है, हमारी लाइफस्टाइल बदल चुकी है, इनफैक्ट कई हमारे आसपास के इन्वायरमेंटल फैक्टर बदल चुके हैं, जिसके कारण कैंसर एक कॉमन डिजीज़ हो चुकी है, ठीक है। फिर तुम्हें पता हो तो जितने केमिकल्स वगैरह होते हैं, है ना, जैसे कि एक एग्जांपल दें, हिरोशिमा नागासाकी, वहाँ पर क्या हुआ था, जो ओवरऑल इंसिडेंस हुआ था उससे लोगों के डीएनए तक पे इफेक्ट आया था, एंड वहाँ की इनफैक्ट आज तक भी कुछ जनरेशन डीएनए म्यूटेशन से सफ़र कर रही हैं। सो म्यूटेशन इतना हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। तो म्यूटेशन, आप तुम्हें बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई। म्यूटेशन क्या है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में कुछ परिवर्तन कर दे, दैट इज म्यूटेशन। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। हमारे लिए तो ऐसा मैंने तुम्हें बता दिया, कैंसर वैंसर कर देता है जबरदस्ती म्यूटेशन, ठीक है। आगे आओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि म्यूटेशन होता किस में। देखो, तो म्यूटेशन होता किससे है, तो म्यूटेशन कॉज करने वाले जो एजेंट्स होते हैं उन्हें हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। म्यूटाजेंस मतलब समझ रहे हो, जो भी चीज तुम्हारे अंदर म्यूटेशन कर दे वो म्यूटाजेंस कहलाते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और जो म्यूटाजन हमें कैंसर कर देते हैं उन्हें कार्सिनोजेंस भी बोलते हैं, उन्हें कार्सिनोजन बोल देते हैं। जो म्यूटेशन या जो म्यूटाजन तुम्हें कैंसर ही कर डाले वो बेचारा क्या कहलाता है, बेचारा तो नहीं, हम बेचारे उससे मर जाते हैं, कार्सिनोजन कहलाता है, ठीक है। सो क्या क्या कॉमन म्यूटाजन है जिसके कारण जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनमें म्यूटेशन हो जाता है। तो देखो, पहला चेंज होता है फिजिकल, ठीक है, दूसरे होते हैं केमिकल, और तीसरा होता है बायोलॉजिकल। तीन चीज़ें हैं जो म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं, या तो कोई फिजिकल चीज़ कर देती है, या कोई केमिकल चीज़ कर देती है, या कोई बायोलॉजिकल चीज़ कर देती है। बायोलॉजिकल का एक एग्जांपल देती हूँ, देखो बहुत ही मज़ेदार है। ऐसे कुछ वायरस हैं, साइंटिस्ट ने ये बिल्कुल प्रूव करा है, ऐसे कुछ वायरस हैं जो ह्यूमन के अंदर कैंसर तक कर देते हैं। भाई वो इतना सिस्टम हिला जाते हैं हमारी बॉडी का कि कैंसर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, समझ आई। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है ना,
ये बेसिकली फीमेल्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है, फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है और उससे कैंसर तक होने की संभावना होती है। सो जो वायरस हैं वो इस लेवल तक आपकी सेल की गड़बड़ कर देते हैं चीज़ें कि भाई कैंसर तक हो सकता है, ठीक है। सो ये हो गया बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। केमिकल आओ, केमिकल में तुमको पता है आजकल कितनी सारी चीज़ें हैं, एन नंबर ऑफ केमिकल्स हैं जो कि म्यूटेशन कर देते हैं, अलग अलग टाइप के केमिकल्स आते हैं। सो अगर वो केमिकल के थ्रू कोई म्यूटेशन हो रहा है तो उसको म्यूटाजन बोलेंगे। फिजिकल की अगर मैं बात करूँ तो देखो यार, फिजिकल के केस में ले लो, देखो रेज ले लो, जितनी जो अपनी एन नंबर ऑफ रेज आती है ना, यूवी रेज सबसे कॉमन चीज, ध्यान से सुनो। जब से हमने भर भर के पोल्यूशन करना शुरू किया है ना इस धरती पे, तब से भर भर के यूवी रेज आने लग गई है। एंड यू माइट हैव नोटिस सबसे कॉमन बीमारी जो अब बढ़ती जा रही है वो कैंसर ही है। कैंसर में यूवी रेज के कारण सबसे ज़्यादा होता है स्किन कैंसर, ठीक है। तो ये जितनी भी यूवी रेज, गामा रेज, एक्स रेज ये सब होती है ना, कहते हैं ना कि इनका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न है कि ये डीएनए बर्बाद कर देती है, अपना चलता फिरता डीएनए बर्बाद कर देती है, और डीएनए बर्बाद होने से हमें म्यूटेशन हो सकता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। म्यूटाजेंस क्या होते हैं ये क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है म्यूटेशन किस तरीके से हो सकता है। तो देखो भाई, म्यूटेशन 3 तरीके का होता है। मेनली अगर मैं डिवाइड करूं तो म्यूटेशन 3 तरीके का होता है। पहला म्यूटेशन होता है कि क्रोमोसोम नंबर ही बदल जाए। क्रोमोसोम नंबर एक स्पीशीज का जो स्पेसिफिक है उसी का ही कुछ गड़बड़ हो जाए, दिक्कत हो जाए उसी के अंदर, वो दिक्कत है, ठीक है। या नेक्स्ट होता है क्रोमोसोम के कोई शेप वगैरह में दिक्कत आ जाए, शेप एंड स्ट्रक्चर में दिक्कत आ जाए। या तीसरा कोई पर्टिकुलर जीन इफेक्ट हो जाए। अब ये तीनों पॉइंट में एक्सप्लेन करती हूँ, देखो कैसे, ध्यान से सुनो। क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पीशीज, जैसे कि एग्जाम्पल लो, एक ऑर्गेनिज्म है, प्लांट लेती हूँ मैं, चलो एक प्लांट लेती हूँ, ठीक है। तुमको पता है मियोसिस ही है जो कि अपना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो बनाने में हेल्प करता है। सपोज करो कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, कोई भी, सभी जितने भी गैमेट बनाएंगे वो मियोसिस के थ्रू ही गैमेट बनाते हैं। यू नो दिस, मियोसिस के थ्रू ही गैमेट बनता है। अभी मियोसिस में कोई दिक्कत आ गई, देखो भाई जो नॉर्मल प्रोसेस है, प्रोसेस में कभी कभी दिक्कत आ जाती है, और ये दिक्कत कुछ ऐसा कमाल कर दे कि भाई बंदे का ऑर्गेनिज्म का नंबर ही चेंज हो जाए। जैसे ह्यूमन है, 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे पास नॉर्मली, और जो भी पूरा ओवरऑल मियोसिस है उसके कारण भी 46 ही रीस्टोर होता है। 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, जुड़ के बन जाते हैं 46, यही होता है हमारे अंदर। अभी सपोज करो किसी बंदे के अंदर जबरदस्ती बेचारे के अंदर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाए, बैठे बिठाए वो 47 बन जाए, गड़बड़ हो जाएगी। क्रोमोसोम किसने कहा, हमें कोई क्रोमोसोम नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। या बेचारे के साथ कुछ दिक्कत हो जाए, -1 45 ही आ जाए, ये एक बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ह्यूमंस के अंदर ये चीज़ बड़ी कॉमन होती है। हमारे अंदर जो ह्यूमंस होते हैं, स्पेशली एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो एनिमल्स में ये केस बड़ा कॉमन होता है। जो भी उनका जो ओवरऑल स्पीशीज़ का पर्टिकुलर नंबर है उससे आगे पीछे हो जाए क्रोमोसोम तो बड़ी दिक्कत की बात है। प्लांट में तो और ही कमाल हो जाता है। इमेजिन करो ये कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट का टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 20 स्पीशीज का टोटल डिप्लॉयड सेट है। कभी कभी ऐसी ऐसी गड़बड़े हो जाती हैं कि टोटल कंप्लीट सेट ही रिपीट हो जाता है। वापस सुनना, देखो जैसे मैंने बोला कि भाई इस ऑर्गेनिज्म का कोई प्लांट है, ये रहा कोई प्लांट, ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसका क्रोमोसोम नंबर है 20, टोटल इसका स्पीशीज का नंबर ही है 20। अभी मियोसिस करेगा, मियोसिस करके अगर लॉजिकली देखें तो ये जो जितने भी गैमेट बनाने हैं इसको 10-10 बनाने हैं, 10-10 वाले ही गैमेट बनाने। कभी कभी इतनी भयंकर मिस्टेक हो जाती है ना मियोसिस में कि कंप्लीट सेट ही रिपीट हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, गैमेट 10 बनने की जगह इतनी भारी मिस्टेक हो गई कि टोटल 20 का ही गैमेट बन गया। अब तुम इमेजिन करो 20 के गैमेट जुड़ जाए 40 हो जाता है। तो ये जो केसेस है ना, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट रिपीट होने वाला, ये प्लांट्स में कॉमन होता है। तो अगर मैं ये क्रोमोसोम नंबर्स को क्लासिफाई करूं, ध्यान से सुनना बच्चों, पहला मैंने बोला क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर में अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो ये एक पहला टाइप का म्यूटेशन है। फिर मैंने तुम्हें और डिटेल में बताया कि अगर एक या फ्यू क्रोमोसोम में कोई गड़बड़ हो तो उसमें उस चीज को हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। इसे हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। वापस सुन लो, ये टर्म्स आ सकती हैं, वापस सुनो। म्यूटेशन अगर क्रोमोसोम नंबर में कोई गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तो उस टाइप का म्यूटेशन क्या होता है, बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। या तो तुम एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम गलती से एक्स्ट्रा ले लो या कम ले लो। तो ये जो कम ज्यादा लेना है, प्लस माइनस,
प्लस माइनस, एक ज़्यादा ले लिया या कम ले लिया, तो ये जो सिचुएशंस होती है उसे हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। समझ आई बात? आगे सुनो, अगर कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ही रिपीट हो जाए, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट के सेट रिपीट हो जाए या कम हो जाए, प्लस माइनस हैप्लॉइड सेट, जैसे कि मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया, प्लांट का नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 20 था टोटल, ऐसी भयंकर भारी गड़बड़ हुई कि नया जो प्लांट बना उसमें क्रोमोसोम नंबर ही 30 आ जाए, ठीक है। जैसे कि तुमने पढ़ा होगा, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, याद आ जाएगा। प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, डबल फर्टिलाइजेशन में तुमने सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा होगा। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, याद करो, मैंने पढ़ाया भी था। ट्रिपल फ्यूजन में जो सेंट्रल सेल होती हैं, उन सेंट्रल सेल से जाकर एक मेल गैमेट जुड़ जाता है एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म में क्योंकि 3 सेट हो जाते हैं क्रोमोसोम के, इसलिए वो क्या हो जाता है, ट्रिप्लॉइड। क्या बन जाता है वो, ट्रिप्लॉइड। तो भाई ये केस तो प्लांट में ही होता है ना, एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। एनिमल में ऐसे ना कंप्लीट सेट नहीं बन पाते, बच्चे ही नहीं हो पाते ऐसे तो, ठीक है। जो बच्चे, इमेजिन करो 46 बनना था, 46 का 92 बन गया, तो ऐसा बच्चा ही पैदा नहीं हो सकता जिसके 92 क्रोमोसोम, बट प्लांट्स में ऐसा हो जाता है। सो प्लांट्स के अंदर ये जो कंप्लीट सेट्स रिपीट हो जाते हैं, इस केस को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीप्लॉइडी। तो मैंने तुम्हें पहला केस समझा दिया। पहला म्यूटेशन का केस है जब क्रोमोसोम नंबर में ही भारी या तो बढ़ोतरी हो जाए या कमी हो जाए। 2 केसेस, अगर एक या कुछ की बात चल रही है तो एन्यूप्लॉइडी, दिस इज मोर कॉमन इन अस। अगर खूब सेट ही बढ़ रहे हैं, सेट ही कम हो रहे हैं, तो इस केस को आप बोलोगे पॉलीप्लॉइडी। याद रखेंगे, पी से पॉलीप्लॉइडी, इट इज कॉमन इन प्लांट्स। पॉलीप्लॉइडी इज कॉमन इन प्लांट्स। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ चुका है, हालांकि मैं सेल डिवीजन में बताऊंगी तुमको, ठीक है। कॉल्चीसीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है अपने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो मैं तुम्हें तभी बताऊंगी, मियोसिस के टाइम पे ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, ठीक है। इधर देखो, एन्यूप्लॉइडी का केस में तुम्हें बताऊं, देखो क्या होता है। अभी कभी बुक खोल के देखियो तो तुमने पढ़ा होगा, डाउन सिंड्रोम जैसी बीमारी का जिक्र हो रखा है। इनफैक्ट तुमने ना डाउन सिंड्रोम के तो बच्चे भी देखे होंगे, मैंने इनफैक्ट कई बच्चे देखे हैं। रियलिटी में बहुत ही बुरी चीज़ है कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आने से बच्चे का टोटल डेवलपमेंट ही डिफरेंट हो जाता है। क्या होता है, वो बच्चा जिसको भी डाउन सिंड्रोम हुआ है, हुआ क्या है, नॉर्मल केस में जो हमारा केस है, हमारे अंदर जो 21st क्रोमोसोम है वो इस तरीके से पेयर में, 21st क्रोमोसोम पेयर में, उनमें कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि या तो भाई फादर से ऐसा कुछ गैमेट आ जाता है, या मतलब कोई पेरेंट से एक ऐसा गैमेट आ जाता है जिसके चलते टोटल ये 3 हो जाते हैं। समझे तुम, टोटल 3 हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताती हूँ। देखो, ये एक स्पर्म है, ठीक है। स्पर्म टोटल क्रोमोसोम लेकर आ रहा है, ये लो, ये क्रोमोसोम्स है, टोटल 23 ही होने चाहिए, ठीक है। ये जो ओवा है, इसमें जितने क्रोमोसोम है वो भी कितने होने चाहिए, टोटल 23। अभी सपोज करो फादर के गैमेट में कुछ गड़बड़ होगी, इमेजिन करो, और फादर 23 की जगह 24 क्रोमोसोम भेज गए, सपोज करो, और ये जो एक्स्ट्रा है वो कौन सा है, देखो जैसे ये अगर मैं जमाना स्टार्ट करूँ तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 3, इस तरीके से एक एक आए हैं। और ये एक ही क्या होगा, ये फादर का फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये मदर का फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये फादर का सेकंड क्रोमोसोम है, ये मदर का सेकंड क्रोमोसोम है। ये नॉर्मल सिचुएशन। अभी फादर ने ऐसी भयंकर गड़बड़ कर दी गैमेट बनाते वक्त कि जो 21st क्रोमोसोम है ना, वो एक भेजने की जगह 2 भेज दिए। इमेजिन करो, एक भेजने की जगह 2 भेज दिए। तो यही जब चीज क्रोमोसोम 21st तक पहुंचे तो फादर ने ये दे दिए 2, ये लो, फादर ने ऐसी भयंकर गड़बड़ कर दी कि ये दे दिए 2, ये लो 1 और 2, और ये एक दिया मदर ने। इसके चलते इस बेचारे बच्चे के पास 2 की जगह 21 क्रोमोसोम के 3 हो जाएंगे। दिस विल बी ट्रिपल, और ये हमें नहीं चाहिए। हमारी बॉडी ना ज़्यादा क्रोमोसोम मांगती ना कम क्रोमोसोम मांगती, और इस बेचारे बच्चों को बहुत ही भयंकर बीमारी हो जाएगी डाउन सिंड्रोम की। और ये जेनेटिकल डिसऑर्डर इस बच्चे की मेंटली रिटार्डेड कर देता है, आईक्यू लेवल बिल्कुल 0 कर देता है। वो बेचारा बच्चा पागलों जैसा होता है, उसकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो इफेक्ट हो जाती है। इनफैक्ट उनका कैरेक्टरिस्टिक फेस देखते हैं अपन, उनकी नाक छोटी देखते हैं, उनकी आंखें थोड़ी सी बाहर निकली हुई होती हैं। मैंने पिक्चर नहीं डाली, डाउन सिंड्रोम के बच्चे बहुत कॉमन होते हैं, ठीक है। सो ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आने से हुई है। तो कैन यू अंडरस्टैंड क्रोमोसोम का कितना भयंकर खेल है, ठीक है। ऐसी और बीमारी एक और दे रखी है, चलो एक और एग्जाम्पल बताती हूँ बुक के अंदर जो दे रखा है।
अनादर डिजीज जो दे रखी है दैट इज टर्नर सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम। एक लाइन फिल्टर सिंड्रोम भी दे रखी है, लाइन फिल्टर्स सिंड्रोम। इनको भी एक बार देख ही लेते हैं। देखो क्या होता है, नॉर्मल केस में जो मेल बनना है वो एक्स वाई होता है, ठीक है, नॉर्मल केस का बंदा एक्स वाई होता है। अभी इनके अंदर कुछ गड़बड़ हो जाती है। क्या होती है गड़बड़ भाई, बेचारा ये जो बंदा है ये एक्स एक्स वाई बन जाता है, ये एक्स एक्स वाई बन जाता है। और एक्स एक्स वाई बनते ही इसमें क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया। भाई ये मेल बनना था, एक्स वाई चलना था, ये एक एक्स्ट्रा एक्स क्या कर रहा है यहाँ पर, ये इसको जबरदस्ती फीमेल कैरेक्टर देने लग जाएगा। तो ऐसा बंदा जिसमें मेल और फीमेल के कैरेक्टर दोनों दिखने लग जाए तो ये मेल स्टेराइल हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत, जैसे ही ये ऐसी दिक्कतें होती है ना, बहुत सारे बंदे स्टेराइल हो जाते हैं। स्पेशली जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड ऐसी दिक्कतें होती है वो स्टेराइल बना देती है इंसान को, ठीक है। ऐसा ही एक केस फीमेल का भी देखा जाता है, टर्नर सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, जैसे इस केस में टोटल 46 की जगह क्रोमोसोम कितने हो गए, 47, ये एडिशन वाला हो गया। इधर एक और केस बताती हूँ, नॉर्मल अपने कितने होते हैं 46, यहाँ एक 45 का केस हो जाता है। कैसे, देखो, नॉर्मल फीमेल इज एक्स एक्स, नॉर्मल फीमेल जो भी होगी उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम है। यहाँ एक ऐसी भयंकर गलती हो जाती है कि एक्स 0 हो जाता है, एक एक्स आता ही नहीं है। और ये जो एक्स नहीं आया इसके चलते ये फीमेल बेचारी स्टेराइल हो जाती है, ये प्रॉपर फीमेल बन ही नहीं पाती। सो ऐसी फीमेल क्या होती है, स्टेराइल फीमेल, ठीक है। तो भाई देखो क्रोमोसोम का कितना भयंकर खेल है। तो हम पहला पढ़ चुके, चलो एक बार सम अप कर लेते हैं। अगर मैं म्यूटेशन का पहला पॉइंट सम अप करूं तो म्यूटेशन का पहला पॉइंट मैंने बोला तुमको, एक है क्रोमोसोम नंबर। फटाफट सम अप कर देते हैं इस पॉइंट को। क्रोमोसोम नंबर के बेसिस पे हमने एक बोला पॉलीप्लॉइडी और एक मैंने बोला एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, और मैंने इसको डिटेल में समझा भी दिया, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट म्यूटेशन होता है कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ जाए, जो क्रोमोसोम है उसके स्ट्रक्चर में कोई परेशानी आ जाए, ये भी एक दिक्कत है। कैसे, आओ देखो। जैसे ये क्रोमोसोम है, कोई सा भी क्रोमोसोम मान लो तुम अपना, ठीक है, ये कोई क्रोमोसोम है, दिस इज सपोज योर फर्स्ट क्रोमोसोम, ठीक है। अभी ये क्रोमोसोम ऐसा है, बढ़िया मस्त है ये क्रोमोसोम, ठीक है। इसके साथ कोई दिक्कत हो जाए, ये सीधा क्रोमोसोम, कुछ दिक्कत हो जाए, सपोज करो इसका ये हिस्सा टूट जाए, ये हिस्सा टूट के ऐसे लग जाए, इमेजिन करो, ठीक है, ये बेचारे का स्ट्रक्चर बिगड़ गया, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि ये एरिया इधर आ जाए। समझ रहे हो तुम मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इन शॉर्ट जो क्रोमोसोम है वो, जैसे मैं तुम्हें सीधी दिख रही हूँ, अभी कोई ऐसी दिक्कत आए कि मेरी मुंडी यूँ टेढ़ी हो जाए, है ना, मैं इमेजिन करो आई एम क्रोमोसोम, है ना, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू और ये एक प्रॉपर क्रोमोसोम है। अभी कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए कि मेरी मुंडी टोटल उल्टी हो जाए, है ना, तो मेरा मतलब तुम समझ रहे हो मेरा शेप ही बिगड़ गया भाई, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यूँ चल रही थी वो उल्टी हो गई, इन्फॉर्मेशन ही यूँ चलने लग गई, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। सपोज करो बीच का कोई एरिया ही कट जाए, है ना, बीच का पेट कट के इधर हो जाए, तो भाई ये बीच की जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन गायब हो जाती है। सो इसके अंदर क्या होता है, जो नेक्स्ट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर होता है यही होता है, ये कट के उल्टा हो जाए या ये एरिया ही डिलीट हो जाए या कुछ ऐसी परेशानियां हो जाए जिसके चलते जो नॉर्मल क्रोमोसोम है वो बिगड़ जाए, तो ऐसा क्रोमोसोम भी म्यूटेशन कर सकता है, ठीक है। सेकंड समझ आ गया। तीसरा हो जो कि बहुत ही इजी है, जीन वाला। देखो जीन वाले में क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। देखो जैसे ये एक क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है, तुम्हें पता है इसके अंदर अपना डीएनए है, ये लो ये अपना डीएनए। ये डीएनए जो है, सपोज मैंने इसको बाहर निकाला एक डीएनए को, इस डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडिंग में होती है, जैसे ए टी जी सी। हालांकि मैं इसको बताऊंगी कैसे करते हैं, पर मैं अभी नहीं बता रही इसको, क्योंकि हम डीएनए वाले सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे, अभी डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं। सपोज करो ये कोडिंग चल रही है, अभी इस कोडिंग में कोई दिक्कत हो जाए और यहाँ पे कुछ और आ जाए, यहाँ पे कुछ और आ जाए, ठीक है, तो ये मीनिंग ही बदल देता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताते हो तुम्हें, जो बुक का एग्जाम्पल है मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। देखो इसका एक एग्जाम्पल है म्यूटेशन का, जैसे कहीं लिखा हुआ है राम हैज कैप, ये एक इंफॉर्मेशन है, राम हैज कैप, तुम ऐसे ही पढ़ोगे इसको। अभी सपोज करो यहाँ पे कोई अल्फाबेट ऐड हो जाए, इमेजिन करो यहाँ पे कोई अल्फाबेट ऐड हो गया, ये मैंने ए ऐड कर दिया, ठीक है, अब इसका फिर मतलब बदल जाएगा। हालांकि तुम तो इसको ऐसे पढ़ लोगे राम हैज कैप, नो, आपको यहाँ पे ऐसे लेने 3 राम
फिर ये था हैज 3 और कैप, 3 की सीक्वेंस में चलती हैं अपने कोडॉन्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक जबरदस्ती कुछ नई चीज ऐड कर दी। अब मेरा रीड करने का तरीका ही बदल जाएगा। इसको कैसे देखो, पहले मैं इसको पढ़ रही थी राम, इसको तो मैं राम ही पढ़ूंगी क्योंकि 3 है। हैज की जगह मुझे AHA लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। एक बार मैं ये वापस समझाती हूँ, रुको एक बार वापस समझाती हूँ। जो आपका DNA है, ये आपका क्रोमोसोम है, ये इसमें DNA है, इस DNA को मैंने बाहर निकाला, इन पे कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है राम हैज़, ये लो आगे इंफॉर्मेशन लिख रही है हैज़ कैप, ये इमेजिन करो ऐसी इंफॉर्मेशन लिख रही है, ठीक है। इन इंफॉर्मेशन को हमेशा हमें 3 में पढ़ना होता है, जैसे ये फर्स्ट 3, ये सेकंड 3, ये थर्ड 3, हमेशा इन इंफॉर्मेशन को हमें 3 के उसमें पढ़ना होता है। अभी इमेजिन करो यहाँ पे कोई म्यूटेशन हुआ और जीन में कुछ गड़बड़ हो गई और कुछ नई चीज आ गई। यहाँ पे इमेजिन करो एक नया ही कुछ चीज आ गई। अब मुझे इसको पढ़ने का सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा क्योंकि भाई मुझे तो 3 में पढ़ना है। तो अब मैं कैसे पढ़ूंगी, पहला तो मैं राम ही पढ़ूंगी क्योंकि ये फर्स्ट 3 है। अब मैं हैज की जगह पढ़ूंगी AHA, भाई मीनिंग चेंज हो गया। इमेजिन करो ये जो फर्स्ट 3 है ना, ये एक प्रोटीन की कोडिंग के लिए थे, ये दूसरे प्रोटीन की कोडिंग के लिए है, ये तीसरे प्रोटीन के कोडिंग के लिए है, ठीक है। ये तीनों प्रोटीन बड़े ज़रूरी हैं उस जगह पर। इमेजिन करो तुमने प्रोटीन का सीक्वेंस ही चेंज कर दिया, तो भाई ये AHA आते कोई नया प्रोटीन बन जाएगा और ऐसे के चलते बहुत भयंकर दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। सो जीन वाला म्यूटेशन भी बड़ा खतरनाक होता है। तो म्यूटेशन का सम अप देखो, एक था क्रोमोसोम स्ट्रक्चर जो अपन ने समझ लिया, और तीसरा म्यूटेशन होता है जीन के बेसिस पे, जिसमें आपकी टोटल सीक्वेंस में ही गड़बड़ आ जाती है। और सीक्वेंस गड़बड़ आ जाती है तो भाई राम हैज कैप का अनर्थ हो जाता है। राम पता नहीं क्या चल गया, वो पूरी टोटल जो जितनी भी सीक्वेंस है वो चेंज हो गई। टोटल सीक्वेंस चेंज होने का मतलब है जो प्रोटीन अब बनेंगे वो डिफरेंट है। और बेटा अगर प्रोटीन ही चेंज हो गए तो तुम्हारी बॉडी कबाड़ा कर देगी टोटल। सो जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो तो बनेंगे नहीं, उसकी जगह पता नहीं क्या पता कोई नया प्रोटीन बन जाए या कोई प्रोटीन ही ना बने। ऐसे चलते भी जेनेटिकल डिफेक्ट आ जाते हैं। सो ये मैं सम अप कर रही हूँ, म्यूटेशन जो है इसका मतलब यही होता है किस तरीके से आप अपने बेचारे DNA में कुछ परिवर्तन ले आओ, या तो कुछ एडिशन हो जाए या कुछ कमी आ जाए या कुछ नया कुछ आ जाए। सो दिस इज म्यूटेशन, एंड म्यूटेशन की ये 3 टाइप्स हैं जो कि मैंने कंप्लीट कर दिए। चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे। सो हमने जो, अगर तुम लोगों ने NCERT पढ़ रखी होगी, 12th NCERT पढ़ रखी होगी, तो तुम्हें ये बात समझ आ रही होगी कि मैंने जो सारा कॉन्सेप्ट था उसका बिल्कुल सम अप निकाल के तुम्हें दे दिया। तो आई होप वो तुमको समझ भी आ गया होगा। अब आते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर। देखो अगर मैं बात करूं, ये जो म्यूटेशन हुए हैं, जीन्स में गड़बड़ें हुई हैं, क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गए हैं, इनके चलते बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और उन्हें हम जेनेटिकल डिसऑर्डर कहते हैं। जेनेटिकल डिसऑर्डर हम हमेशा अपने पेरेंट्स से लेते हैं, कुछ मदर से ले लेते हैं, कुछ फादर से ले लेते हैं, बट ये हमेशा अपने जीन के थ्रू ही आती है। बाकी कोई बीमारी जेनेटिकल डिसऑर्डर नहीं कराएगी, ये बाय बर्थ हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है। क्यों मिलती है भाई, या तो क्रोमोसोम में दिक्कत आ गई, या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में दिक्कत आ गई, क्रोमोसोम में जीन में दिक्कत आ गई, ऐसी दिक्कतें जेनेटिकल डिसऑर्डर कर देती हैं। जेनेटिकल डिसऑर्डर कई टाइप के होते हैं, मतलब 2 टाइप में डिवाइड किए हैं बेसिकली। अगर आपने पढ़ा हो तो ओवरऑल जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरे होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। द सेकेंड वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। समझ आया तुमको? ओवरऑल जितने भी जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं वो एकदम मेंडल के बताए हुए पैटर्न पे जाते हैं। देखो पहली बात तो मेंडेलियन डिसऑर्डर ज़्यादातर जीन वाले ही होते हैं, छोटा मोटा जीन इफेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने तुम्हें अभी पिछला केस बताया था ना, राम हैज कैप का अर्थ का अनर्थ हो गया था, वैसे टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ बीच में ना दिक्कतें आ जाती है जीन में। सो जीन का दिक्कत होता है मेनली, क्रोमोसोम अफेक्ट नहीं होता। जैसे सपोज करो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इस क्रोमोसोम के DNA में कुछ दिक्कत आई है तो भाई क्रोमोसोम में थोड़ी दिक्कत आई है, तुमको क्रोमोसोम्स देख के पता चल जाएगा। वापस सुनना, मैं एक क्रोमोसोम हूँ, मैं ऐसे खड़ी हूँ, तुम्हें मेरे अंदर की सीक्वेंस थोड़ी पता चल जाएगी मैं क्या कर रही हूँ, है ना, नहीं पता तुम्हें। हालांकि अगर तुम मेरे स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा इस क्रोमोसोम में दिक्कत है, ठीक है। बट अगर मेरे जीन में इंटरनल दिक्कत है तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा।
सो मेंडेलियन डिसऑर्डर हमेशा इंटरनल जीन की दिक्कतें होती हैं, ठीक है, एंड ये एग्जैक्टली वैसे ही पास ऑन होती हैं जैसे कि मेंडल ने बताया था। मेंडल ने बताया था ना कि भाई ये जैसे टी था, कैपिटल टी, छोटा टी, किस तरीके से पास ऑन हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन, उन्होंने एक्सप्लेन किया। सिमिलरली ऐसे ही ये जेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि इनमें भी वो डोमिनेंट रेसेसिव वाला बात आ जाती है। सो ये जो कैरेक्टर है ये एग्जैक्टली मेंडल के फैशन में पास ऑन होते हैं, ठीक है। तो भाई मेंडल के फैशन में पास ऑन होने तो इसमें डोमिनेंट रेसेसिव का केस आएगा, ठीक है। चलो आगे इधर आओ। नेक्स्ट होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यहाँ पे क्रोमोसोम का दिक्कत है, क्या हो गया, या तो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया या क्रोमोसोम कम आ गया, ये ऐसे टाइप की दिक्कत तक कहलाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। इनमें से जो बुक में दे रखे हूँ मैं तुम्हें बता देती हूँ एक बार कौन कौन से दे रखे हैं जो मेन है। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर एक तो सिकल सेल एनीमिया आ जाता है, ठीक है, एक आ जाता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, एक आ जाता है हीमोफीलिया, ये मेन है, ठीक है। इधर क्रोमोसोमल के अंदर अपन टर्नर सिंड्रोम देखते हैं जो कि मैं अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक लाइन फिल्टर सिंड्रोम देखते हैं हम, ठीक है, सिंड्रोम ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमें पता है फीमेल्स का होता है और ये मेल्स का होता है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी बातें अपन हम और तुम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अपन नहीं देखेंगे। अब हम जेनेटिकल डिसऑर्डर्स में से फटाफट देख लेते हैं कुछ चीजें। देखो पहला है कलर ब्लाइंडनेस, पहला है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस समझने से पहले एक चीज देखो, जैसे सपोज करो ये कैसे समझाऊं, रुको सिंपल वे में समझेंगे बिल्कुल। देखो पहली बात सिंपल वे में समझते हैं, जो कलर ब्लाइंडनेस है वो रिसेसिव डिजीज है। कौन सी डिजीज है ये, रेसेसिव। रेसेसिव वर्ड का मतलब समझते हो ना बेटा, जो पहला लेक्चर लगाकर आया उसी को ही समझ आएगी ये सब बातें। अगर अच्छा एक और चीज़ मुझे आज याद आई इस लेक्चर को पढ़ाते हुए, कुछ बच्चे जैसे ना बीच बीच में मुझे पर्सनल नंबर पे भी कमेंट करते हैं कि इसका डाउट बताओ, इसका डाउट बताओ। बट कुछ डाउट्स बच्चों ऐसे होते हैं जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखने के कारण तुम्हें आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दूं, किसी बच्चे ने होमो हीट्रो का मतलब पूछा था, तो वो तो मैं अपन को पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं ना पहले लेक्चर में। सो प्लीज़ जो लेक्चर्स हैं उनको प्रॉपर सीक्वेंस वाइज फॉलो किया करो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कनेक्टेड हैं। अगर अपन सडनली रैंडम देखेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। प्लीज़ टेक अ प्रॉपर सीक्वेंस और उस प्रॉपर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप उस चैप्टर को पढ़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ कौन सा कैरेक्टर रेसेसिव होता है, कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होता है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन। सो ये बीमारी एक रेसेसिव डिसऑर्डर है, इट्स अ रेसेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट ये एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड का मतलब समझते हो, ये आपके ऑटोजोम्स को अफेक्ट नहीं करती, ये एलोजोम्स के कारण होती है। समझ गए, एलोजोम्स तो तुम पता है ना, सेक्स क्रोमोजोम के कारण होती है। सेक्स लिंक्ड है यानी कि सेक्स क्रोमोजोम के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात, ये मेल्स को ज़्यादा होती है, फीमेल्स को बहुत ही कम होती है। ये मेल्स को ज़्यादा होती है, फीमेल्स को बहुत ही कम होती है। ऐसा क्यों, ये क्यों का जवाब मैं तुम्हें अब देती हूँ आगे। देखो मैंने बोला जो कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जो प्रॉपर आई के कोन्स होते हैं, है ना, कलर डिफ्रेंशिएशन कोन, वो अफेक्ट हो जाते हैं, उनके लिए प्रॉपर कोडिंग नहीं हो पाती। सो उसके चलते आपको कलर डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता। जैसे मैंने एक डायग्राम दिखाया, रुको ये डायग्राम देखो। अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो बेटा इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, डिफरेंस करना देखा, तुम्हें देखना पड़ेगा। इनमें से अगर तुम्हें नंबर दिख रहे हैं ना तो तुम्हारी आंखें मस्त चंगी हैं। अगर कोई दिक्कत है, तुम्हें नंबर नहीं समझ आ रहे तो भाई दिक्कत है, ध्यान से देखो। इसका नंबर 7 दे रखा है, यही दिखा क्या तुमको, ये 13 दे रखा है, चलो अपनी आई टेस्ट हो जाएगी इससे कलर ब्लाइंडनेस का। ये 16 दे रखा है, सबको यही दिख रहा है, ठीक है। आगे आओ, 8 है, कोई को ये 8 नहीं दिखाओ तो बड़ी परेशानी है। आगे देखो, ये 12 लिख रहा है, ये कलर ब्लाइंडनेस के टेस्ट हैं सारे, ये 9 लिख रहा है। क्योंकि मैं सारे कलर डिफ्रेंशिएट कर पाई हूँ, मुझे कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी नहीं है, ठीक है। और अगर आप में से कोई भी कलर नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाया तो भाई दिक्कत की बात है, क्या पता चश्मा भी लगना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो इधर आओ। जेनेटिकल डिसऑर्डर के अंदर जो कलर ब्लाइंडनेस है वो मेल्स को ज़्यादा क्यों दिखती है। देखो मैं बात कर रही हूँ, दिस इज़ अ एक्स लिंक्ड डिजीज़। मैंने बोला कि ये मेनली एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड बीमारी है, ठीक है।
अगर आप फीमेल की बात करो तो फीमेल के पास कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर तुम एक मेल की बात करो तो बेचारे मेल के पास कितना क्रोमोसोम होता है, एक्स का वाई होता है, बढ़िया एक ही एक्स है, एक और एक्स आ जाए मुफ्त में तो बीमारी हो जाएगी, उसको लाइन फिल्टर सिंड्रोम, है ना। सो मेल के पास एक एक्स होता है, एक वाई होता है, ठीक है। अब सपोज करो किसी दिक्कत के चलते, जैसे कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो रही है, एक एक्स क्रोमोसोम खराब है, सपोज करो एक एक्स क्रोमोसोम खराब है, इधर भी मैंने एक एक्स क्रोमोसोम खराब है, ठीक है। ये मैं कंडीशन बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर ये एक एक्स क्रोमोसोम खराब है तो इस फीमेल के पास तो एक और एक्स क्रोमोसोम है, जो एक एक्स क्रोमोसोम खराब है वो दूसरा फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम है वो संभाल लेता है। वापस सुनो, एक एक्स क्रोमोसोम खराब है, फीमेल के पास एक और एक्स क्रोमोसोम है, तो ये खराब है तो कैसे, जैसे नहीं होता अपनी 2 किडनियाँ होती हैं, 2 में से किसी की एक किडनी खराब हो गई तो दूसरी किडनी संभाल तो लेती है ना, जिंदा तो रहते हो तुम आराम से, है ना। सिमिलरली ये भी वही केस है, एक एक्स क्रोमोसोम खराब है और एक एक्स क्रोमोसोम संभाल लेता है, बढ़िया मस्त संभाल लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती। मेल को दिक्कत क्या आती है, बेचारे के पास है ही एक एक्स क्रोमोसोम, जब गिन के ही एक एक्स क्रोमोसोम है वो भी खराब आया तो इसकी नैया पार हो जाती है, उसको कुछ भी नहीं समझ आता, इसको दिखता नहीं है क्लियरली, समझ आई। तो इसको क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। इतनी बात समझ आ गई। क्यों मेल्स को ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत होती है, फीमेल्स को कम होती है, इसका रीज़न यही है, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है। सिमिलरली जैसे तुम्हारे पास 2 किडनी होती हैं और एक किडनी को कोई ख़राब भी कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक से अपन जिंदा रह सकते हैं। तो ये एक एक्स क्रोमोसोम खराब होते हुए भी एक जीवन संभाल लेती है। मेल का दिक्कत ये है, इस बेचारे के पास एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है, वाई को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये एक एक्स ही बर्बाद निकल गया तो भाई कौन संभालेगा, वाई के पास तो वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वो कैसे संभालेगा, इसलिए मेल ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। पहली बात समझ आ गई। अब मैं तुमको बताती हूँ कि जब ये फीमेल को आप चाहते हो कि भाई फीमेल कलर ब्लाइंड कब होती है, तो फीमेल को कलर ब्लाइंड करने के लिए उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम बर्बाद होने चाहिए, समझ आई, तब एक फीमेल जो है उसको कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि फीमेल को दोनों ही एक्स बर्बाद मिल जाए, ऐसा जनरली होता नहीं है। सो 3 चीज़ें आ गई आपके पास, एक ये एक ये एक ये। तो अब क्या बोलोगे आप, ये कंडीशन आ जाए तो दिस मेल विल बी अफेक्टेड मेल, ठीक है, ये कंडीशन आ जाए तो दिस फीमेल विल बी अफेक्टेड फीमेल, ठीक है। और अगर ये कंडीशन आ जाए जहाँ पे एक फीमेल की एक एक्स क्रोमोसोम जिंदगी संभाल ले, तो ये कंडीशन कहलाती है कैरियर फीमेल की। ये फीमेल खुद तो बच गई बट आगे जाके अपने बच्चों को पास कर सकती है ये गंदा वाला जीन, समझ आ गया तुमको। और तुम किसी की शक्ल देख के नहीं पहचान सकते बेटा कि ये फीमेल गंदा एक्स क्रोमोसोम लेके घूम रही है, तुम्हें नहीं पता, या तुम एकदम से शक्ल से देख के भी नहीं पहचान सकते, क्या पता कोई मेल अपनी कलर ब्लाइंडनेस छुपा ले, है ना। चलो, तो ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना। चलो आगे आओ। अब आते हैं कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस का जो कंक्लूजन है वो मैं तुम्हें एक समझा देती हूँ, तुम्हें बाकी आ जाएंगे। देखो, सपोज करो मैं ले रही हूँ एक फीमेल जो कि कैरियर है, मेरी सिचुएशन में मैंने खुद ने अज्यूम किया कि मैं मान रही हूँ एक ऐसी फीमेल जो कि एक कैरियर है, ठीक है, और एक मेल है जो कि हेल्दी मेल है, ठीक है। अब बताना है हमें कि इनके बच्चे अफेक्टेड होंगे कि नहीं। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास कलर चेंज करने का ऑप्शन है इसलिए मैं कलर चेंज कर रही हूँ। अगर जैसे अपन रफ में करते हैं तो हमारे पास जनरली ऐसा ऑप्शन होता नहीं है, तो कुछ नहीं, बेस्ट तरीका है एक एक्स के ऊपर कुछ गोला सा बना दो या एक एक्स के ऊपर थोड़ा सा सी सा लिख दो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा ये अफेक्टेड कैरेक्टर है ना। अब अपन इसको अगर सॉल्व करें तो बिल्कुल सिंपल है, इसको पुन्नेट स्क्वायर बना दो, ठीक है। पुन्नेट स्क्वायर बना के ये लो एक एक्स जो हेल्दी है और एक एक्स जो खराब है इसके ऊपर मैंने ये डॉट लगा दी, ठीक है। मेल तो बिल्कुल मस्त चंगा है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं, लो बना दी। अब ये देखो मैंने करा एक्स एक्स, ये बंदी ये जो बच्ची होगी ये नॉर्मल होगी, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, सो दिस विल बी अ नॉर्मल बेबी, नॉर्मल गर्ल, नॉर्मल बेबी गर्ल, ठीक है। इधर क्या बनेगा एक्स और वाई, ये लो, ये बच्चा भी क्या होगा नॉर्मल, ये लड़का नॉर्मल होगा, ये लड़की बनेगी देखो एक्स एक्स, ये अगेन अफेक्टेड तो नहीं होगी पर कैरियर होगी, ठीक है। तो ये कैरियर मदर ने कैरियर बच्ची बना दी। फिर ये देखो यहाँ हुई गड़बड़, ये देखो ये बेचारा लड़का कुर्बान हो गया, इस बेचारे को जबरदस्ती एक गंदा क्रोमोसोम आने से कलर ब्लाइंडनेस हो गई। देखो क्या बना एक्स वाई,
अफेक्टेड जीन आ गया इस बेचारे के पास। अफेक्टेड जीन आते ही इसको चलते फिरते क्रोमोसोम दिक्कत कर गया, ये लो, ये हो गया कलर ब्लाइंड। ठीक है, समझ आया कैसे करते हैं क्रॉस? मैंने तुम्हें सिर्फ एक एग्जाम्पल देके बताया, अब तुम मल्टीपल एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल ऐसे आते हैं, एक लड़की है जिसके पिता को कलर ब्लाइंडनेस थी, वो एक नॉर्मल आदमी से शादी करती है, अब बताओ इनके बच्चों का क्या होगा, है ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अब तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, एक लड़का है जो कि कलर ब्लाइंड है, उसकी मम्मी को कोई दिक्कत थी, ऐसे पूरा एक्सप्लेन कर देते हो सिचुएशन में। तो तुम्हें ये याद रखना है कि आपको जो पेरेंट दे रखे उनके पेरेंट की क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें क्रॉस करके प्रॉपर देखने पड़ेंगे। ठीक है, सो क्रॉस का बेसिक फंडा मैंने तुम्हें बता दिया कैसे लेना है। अब मदर फादर की इन्फॉर्मेशन दे वो भी ध्यान रखनी है, मदर फादर की इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी है, देन ऑफस्प्रिंग बनाना है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। चलो आगे आओ, ये हो गया आपका पहला कलर ब्लाइंड। नेक्स्ट आओ, इसी से रिलेटेड एकदम बिल्कुल सेम सा ही डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। मतलब सेम सा डिसऑर्डर का मतलब है सेम सी ही पुनेट स्क्वायर बनती है इसकी। हीमोफीलिया क्या बीमारी होती है? जैसे हम नॉर्मल हैं, हमारे पास प्रॉपर क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो हमें कभी कोई चोट लग जाती है, देखो ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, हमें कोई चोट लगी, ये खून आना शुरू हुआ, खून आया 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 और थोड़ी देर बाद क्लॉटिंग हो गई और हमारा खून आना बंद हो गया। हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर्स का दिक्कत होता है। दो टाइप के हीमोफीलिया होते हैं हीमोफीलिया में, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, वो तो अपन नहीं पढ़ रहे, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर्स की दिक्कत हो जाती है। कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की दिक्कत होती है? क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9। इनकी दिक्कत के चलते बेचारे बच्चे को क्लॉटिंग ही नहीं होती। देखो ये रही उसकी ब्लड वेसल, ये आया उसको खून, खून आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है, उसकी प्रॉपर खून रुक ही नहीं पा रहा। क्या होता है? देखो छोटी मोटी चोट है, खून बहे जा रहा है बहे जा रहा है बहे जा रहा है ना? सपोज करो इस इंसान की कोई बड़ी चोट लग गई तो और बहता जाता है बहता जाता है। सो हीमोफीलिया जो है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें जीवन भर में कभी खून ही ना आए। आ जाता है खून तो चलते फिरते, सुई चुभ जाती है उससे खून आ जाता है, पता नहीं कभी कब खून आ जाता है, हमें पता भी नहीं चलता और वो क्लॉट हो जाता है। किस बंदे में अगर क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है, उसका खून निकले ही जा रहा है निकले ही जा रहा है, तो वो बेचारा तो मर जाएगा। सो जनरली हीमोफीलिया में थोड़ा सा है ना दिक्कत आ जाती है और डेथ भी हो जाती है। अब वापस सुनो, हीमोफीलिया में भी वही दिक्कत है, ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। दिस इज अगेन अ एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, तो वही लियो सेम। ये फीमेल नॉर्मल फीमेल है, ये मेल नॉर्मल मेल है, क्योंकि ये एक्स का दिक्कत है। तो भाई एक गंदा वाला एक्स अगर मेल के पास आ गया तो ये फिर बेचारा मर जाता है। देखो मर ही जाते हैं। देखो जनरली हीमोफीलिया अगेन मेल्स में कॉमन होती है और जनरली हीमोफीलिया जिस बच्चे को हो रखा है, जिस लड़के को हो रखा है, उसकी डेथ काफ़ी जल्दी हो जाती है, क्योंकि कभी ना कभी लगे जाती है, इंटरनल क्लॉटिंग हो गई, इंटरनल कुछ दिक्कत आ गई तो डेथ हो जाती है। ठीक है, तो अगेन इट्स अ डिजीज जिसके कारण डेथ हो ही जाती है। फीमेल के लिए क्या है, ये तो नॉर्मल है। अगर फीमेल अफेक्ट होना चाह रही है, मतलब कोई नहीं होना चाह रही है, मैं बोल रही हूँ अगर गंदा जीन आ जाए तो एक आएगा पर एक नॉर्मल होगा तो वो दूसरा संभाल लेगा। तो फीमेल अगेन कैरियर होती है, फीमेल कॉमनली अगेन इस डिजीज में भी कैरियर होती है। और फीमेल हीमोफिलिक होने के लिए XX चाहिए, जो कि काफ़ी रेयर होता है। बहुत ही रेयर सिचुएशन में फीमेल हीमोफिलिक होती है। इसका रीज़न है, देखो फीमेल अगर हीमोफिलिक होए तो एक कैरेक्टर मम्मी से आना चाहिए, यानी कि ये एक गंदा वाला जीन मम्मी से आना चाहिए और एक गंदा वाला जीन पापा से आना चाहिए। ठीक है, और मैं कह रही हूँ ज़्यादातर ऐसा होता है कि हीमोफिलिक मेल तो मर ही जाते हैं। तो भाई जब फादर ही जिंदा नहीं रहेगा तो उसके बच्चे क्या होंगे, बच्चे क्या होंगे, तो फिर ये हीमोफिलिक फीमेल इसलिए कॉमन नहीं होती। ठीक है, समझ आई बात? इतना भी क्लियर हो चुका। चलो इसका क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही क्योंकि ये सेम पैटर्न पे चलता है, जैसे मैंने तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस बताया एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे हीमोफीलिया आएगा, क्योंकि दोनों ही एक्स लिंक्ड डिजीज है, तो इसका अपन एग्जाम्पल नहीं कर रहे। ठीक है, अब एक लास्ट बीमारी देख लेते हैं। देखो सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया क्या होता है? देखो अपना हीमोग्लोबिन है, अपना हीमोग्लोबिन होता है ना, ये रहा हमारा हीमोग्लोबिन। हमारे पास क्या होता है, इस तरीके से ऐसे ग्लोबीन्स होते हैं, ये आयरन होता है जिनमें, इस तरीके से आयरन वाले ग्लोबीन्स होते हैं और उनसे ऐसे ना चेन्स निकली होती हैं। ये होता है हमारा इसका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, 4 आयरन के ऐसे बीच में ग्लोबीन्स, ठीक है, और इधर से निकला हुआ ये ग्लोबीन चेन। तो दिस इज ग्लोबीन चेन, दिस इज ग्लोबीन चेन और ये रहा आयरन रिंग।
ठीक है, ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से सुनो, क्या होता है इसके अंदर, ग्लोबिन चेन में कोडिंग है भाई, ये प्रोटीन है तो प्रोटीन की कुछ कोडिंग होगी, है ना। तो इनके में दिक्कत क्या आ जाती है, जैसे मैंने तुम्हें समझाया था, हालांकि मैं बहुत डिटेल में नहीं जान चाहती, बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ। एक कोडिंग होती है, कोडिंग होती है GAG। ये कोडिंग एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रही होती है, ठीक है। ये कोडिंग GAG की जगह गलती से एक सिंगल दिक्कत होती है, GAG की जगह GUG हो जाती है, ठीक है। GAG से GUG होने के कारण इस इंसान में इतनी बुरी दिक्कतें आ जाती हैं कि उसका हीमोग्लोबिन ऐसा बनने की जगह, ऐसा है ना, सिकल शेप्ड बनने लग जाता है ऐसा। और इसके चलते जो ऑक्सीजन पहुंचाने की एफिशिएंसी, भाई जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो ऐसा है, ऐसा, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन, इसके अंदर नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं और नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन भरा हुआ है। अब ये जो सिकल सेल अनीमिया है, इसके अंदर दिक्कत क्या हो जाती है, ये सिकल शेप्ड बन जाती है आरबीसी सिकल शेप्ड होने से इनके अंदर हीमोग्लोबिन कम पैक हो पाता है, हीमोग्लोबिन कम पैक हो जाता है तो ऑक्सीजन कम जा पाती है बॉडी में, और धीरे 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 ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की कम हो जाती है। सो सिकल सेल अनीमिया इज अगेन अ जेनेटिकल डिसऑर्डर, जिसमें सिर्फ इतनी सी मिस्टेक हो गई कि GAG से GUG बन गया। तो बेटा हम दिन भर में ना जाने कितनी मिस्टेक कर देते हैं, बट आप जस्ट एक बार नज़र डाल के देखो कि आपका DNA छोटी सी मिस्टेक कर देना तो जीवन दुश्वार हो जाता है, आपका भी और आपके आने वाले बच्चों का भी, ठीक है। पर इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा एक बात ध्यान रखना, जितने भी ये जीन से रिलेटेड दिक्कत होती है ना, ध्यान से सुनना, लास्ट सम अप पॉइंट चल रहा है अपना। मैंने आपको बोला 2 टाइप की बीमारियां हैं मेनली, यहाँ देखो मैंने बोला था एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक है हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखो हमारे पास इतनी सफिशिएंट टेक्नोलॉजी है कि हम पता कर सकते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बच्चे को कि नहीं। हम फीटल स्टेज में अराउंड 4th मंथ या 5th मंथ इसके आसपास एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट टेस्ट करते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि भाई बच्चे के अंदर कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, हम पता कर सकते हैं, ठीक है। दिक्कत आती है मेंडेलियन डिसऑर्डर में, हालांकि तुम देखो हम क्रोमोसोमल डिफेक्ट पता कर सकते हैं, फिर भी कितने सारे बच्चों को क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है। डाउन सिंड्रोम इज़ वेरी कॉमन डिजीज, ठीक है, बट मेंडेलियन डिसऑर्डर को तो हम पता भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि भाई किसी के क्रोमोसोम में, जीन में क्या दिक्कत है एकदम मुश्किल होता है पता करना। सो दिस इज़ वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। ये कंपैरेटिवली हम पता कर सकते हैं अराउंड 4th या 5th मंथ में, जब बेबी खुद एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है ना, तो उसी टाइम पे एक टेस्ट होता है मदर का 4th to 5th मंथ में, जिसमें पता कर लिया जाता है कि भाई बच्चे को, होने वाले बच्चे को क्रोमोसोमल डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है। इसके साथ मैं तुम्हें एक बार सम अप कर देती हूँ, आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लिया, हमने म्यूटेशन पढ़ लिया, हमने जेनेटिकल डिसऑर्डर्स पढ़ लिए, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आई होंगी। मैंने बहुत शॉर्ट में उसे बिल्कुल कंप्रेस करके तुम्हें जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश की है, तो बस एक बार तुम रीडिंग लगा लेना अपनी बुक की, तुमको ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एंड अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट करा करो, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट मत किया करो, यहाँ पे भी कमेंट किया करो, ठीक है। एंड प्लस सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।